गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द्रुपद ट्यूटोरियल। आज का वीडियो सेशन बड़ा ही कमाल का होने वाला है क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, उसका इमेज कैसे बनता था उसके बारे में पढ़ा था। और आज देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण कैसे बनता है, उसमें प्रतिबिंब का फॉर्मेशन क्या होता है, उसके लिए रूल्स क्या क्या हैं। और साथ ही हम ये भी देखने वाला है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके द्वारा बहुत सारी आज हम नई चीज़ें हमारे आसपास तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं, बट इसको हम आज देखेंगे कि इन चीज़ों को हमें फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है या फिर फिजिक्स में ये सब कैसे होते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए। हम लोग इस वीडियो सेशन में सारा चीज़ अवतल और उत्तल दर्पण से करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है कि यदि आप चैनल पे नए हो तो सुंदर सा जो रेड वाला बटन है उसको क्लिक कर दीजिए और साथ ही उसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला चीज हमें आज ये देखना है कि हमें पहले एक चीज बता लो, ये क्या है, ये देखने में क्या लग रहा है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये इसका सी हो गया जिसको केंद्र कहते हैं, और ये इसका फोकस हो गया। लेकिन जब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की तो उत्तल, अच्छा ये कैसे है, तो अगर इसको हम ऐसे करेंगे, इमेजिन करेंगे, तो यहाँ पे ये सर्कल होगा, इस वजह से इधर होगा। लेकिन यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर ऐसे होता है कुछ, और यहाँ पे ये क्या होता है, पॉलिश एरिया है, पॉलिश सतह है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉलिश कर दिया। ये आपका जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब यहाँ पे अगर कहा जाए कि इसके फोकस और इसके वक्रता केंद्र कहाँ पे होंगे, तो आप सिंपल से सोचो, ज्यादा नहीं सोचना है। अगर हम इसको सर्कल बनाना चाहें तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। सर्कल का केंद्र कहाँ होगा, इधर की इधर, तो जाहिर सी बात है कि इधर होगा। तो ये हो गया इसका सी, और सी का आधा होता है एफ। ये कैसे होता है मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में सिद्ध करने वाला हूँ, एक फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। तो वहां पे मैं आपको ये चीज बता दूंगा कि ये इसका आधा कैसे होता है। ठीक, तो फिलहाल के लिए मैं यही समझाना चाहता था आपको कि केंद्र में, अवतल दर्पण में केंद्र जो होता है और फोकस जो होता है वह दर्पण के अंदर होता है, और जबकि यहाँ पे दर्पण की क्या हो रहा है, पीछे। अब दर्पण के पीछे कैसे हो रहा है, अगर इसको हम समतल दर्पण मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला सतह जहाँ पे ये कॉटन है ये दिख रहा है, इसमें हम मान लें अपना फेस देखते हैं। तो अगर हम इसको रखेंगे ऐसे तो ये हमारा फेस होगा, मतलब परावर्तक सतह हमारा ये हो जाएगा, बट ये क्या हो गया, दर्पण का पिछला हिस्सा हो गया, इस वजह से हम लोग कह रहे हैं। डन, तो ये चीज आपको समझ में आ गया हो। तो हेडिंग डालना कि इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन के रूल्स कितने हैं। उसमें मैंने 4 रूल्स बताया था, इसमें भी आपको 4 रूल्स है। सेम कंडीशन जैसे उसमें होता था वैसे इसमें भी होगा। चलो उसको देखते हैं, मैं मिटाता हूं इसको। चलो, हेडिंग डल गया हमारा कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। पहले अगर बात करें पहला कंडीशन की, तो सेम चीज उसमें भी, जैसे उसमें होता था क्या कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर यदि प्रकाश की किरण आती थी तो वह क्या करती थी, फोकस को कट करते हुए जाएगी। ठीक है, इसमें भी वही होगा, देख लो कैसे होगा। पहला चीज लिखोगे, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा छोटू, तो देख लो क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप एक कॉन्वेक्स मिरर बना लो। ये हम लोग कहाँ दिख रहे हैं, तो उत्तल दर्पण में देख रहे हैं, सॉरी। ठीक, अवतल दर्पण वाला हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हमें उत्तल दर्पण बना लेना है। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। यहाँ पे पॉलिश वाला एरिया ये हो गया, पॉलिश की गई सतह, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे अगर फोकस की बात करें तो फोकस कहाँ पे होगा, यहाँ पे तो पहले वक्रता केंद्र हो जाएगा इसका, और यहाँ पे हो जाएगा इसका फोकस। होता क्या है, अच्छा लाइट किधर से आएगा, आप दर्पण के पीछे से लाइट तो नहीं डाल सकते, नहीं, दर्पण का पिछला हिस्सा है, लाइट कहाँ से आएगा, इधर से आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पे यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। ये हमारा हो गया लाइट। ठीक है, इसमें भी आप, ये तो रूल है, रूल में कोई चीज है नहीं, ये प्रकाश को हमने आपतित किया है। तो ये क्या करता है, अब मान लो एक ऐसे बॉल पे आप लाइट को इंसिडेंट से एक बॉल को भेज रहे हो, ऐसी सतह पे एक बॉल को मार रहे हो, तो ये क्या करेगा, इधर रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। सेम वही चीज होगा, ये भी कहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, इधर, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा। सेम उसी प्रकार नीचे भी ले जाओगे तो यही होगा। लेकिन रूल कहता है कि फोकस को कट करेगा, तो यहाँ पे रियल में फोकस को तो नहीं लग रहा है कट करेगा, बिकॉज ये तो ऊपर चला जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन से ऐसे डॉटेड करके मिला देंगे।
डन हो गया हमारा। तो इस पर नियम क्या बनेगा कि जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और इमेजिनरी एफ पर कट करती है। ठीक, पहला नियम आपका हो गया। दूसरे नियम की बात करें जो इससे अपोजिट होगा, क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे उसमें भी मैंने बताया था कि जब समानांतर आएगा तो फोकस को कट करते हुए आएगा, और फोकस को कट करते हुए आएगा तो समानांतर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा नियम क्या कहता है, जब प्रकाश किरण फोकस पर आपतित हो, फोकस पर आपतित हो, ठीक है। चलो फोकस पे आपतित करेंगे तो यहाँ पे पहले प्लेन मिरर, एक मिरर बना लो जो कन्वेक्स होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, इधर हो गया इसका सी और इधर हो गया इसका एफ। ठीक, हमें लाइट को कहां पे इंसिडेंट कराना है, फोकस पे इंसिडेंट कराना है, करा दो फोकस पे इंसिडेंट। फोकस पे जब इंसिडेंस कराएंगे तो ये लाइट कहीं यहां से आएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, किरण आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है, किरण, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा किरण को लाना है ना। तो हमें किसको टारगेट करना है, इस फोकस को। तो फोकस को टारगेट करेंगे ऐसे कुछ, ये जा करके इमेजिंग मिलेगा ना। अब फोकस पे टारगेट करेंगे, चूंकि यहाँ पे मिरर है तो मिरर क्या करेगा, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा किधर, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो दूसरा नियम ये कहता है कि जब वो प्रकाश की किरण को उत्तल दर्पण के फोकस पे लाया जाता है तो वहां पे जो होता है वह उसको क्या कर देता है, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित कर देता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से आप डॉटेड मिला सकते हो कि इसको हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये फोकस पे मिलेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है छोटू, आभासी होता है। इसी तीनों का एक ही मतलब है, ठीक। चलो अब हम आते हैं तीसरे कंट्रोवर्सी की तरफ। तीसरा इसका केस क्या कहते हैं, तीसरे की बात करें तो तीसरा उसमें हम क्या देखे थे कि जब लाइट को दर्पण के पोल पे, दर्पण के ध्रुव पे आपतित कराया जाता है, तो यहां पे लिखेंगे जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो। जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगा तो उसका देखेंगे रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, एक चीज बना लो यहाँ पे मिरर, ठीक है, ये हो गया हमारा मिरर, इसको हम लोगों ने पॉलिश कर दिया। और इधर अपना हो गया, ये हो गया हमारा पोल, यहाँ पे हो गया फोकस और यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र। हमें लाइट को कहां पे इंसिडेंस कराना है, पोल पे इंसिडेंस कराना है। तो सिंपल से सोचो, यहाँ पे पोल पे आएगा लाइट, ठीक है, और यहाँ से इसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे अवतल दर्पण में मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे कि जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट होता है पोल पे, उतना ही एंगल से वह उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स व्हाई ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे नॉर्मल कवर करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी अवतल दर्पण में आपको अच्छे से समझा दिया था। अब लास्ट केस जो आता है वह केस आता है कि हम लाइट को कहां पे इंसिडेंस करा रहे हैं, वक्रता केंद्र पे करा रहे हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन चौथा जो होता है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र पर आपतित हो, वक्रता केंद्र पर आपतित हो, मतलब जब लाइट रे को, प्रकाश की किरण को कहां पे इंसिडेंस कराएंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपतित हो। एक मिरर बना लेते हैं, यहां भी मिरर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देख लो, तो छोटा सा बना रहा हूं बिकॉज स्पेस नहीं है, बट आप समझ लोगे आसानी से। चलो ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा वक्रता फोकस, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। थोड़ा सा हम इसको और इधर कर देते हैं बिकॉज ये डिस्टेंस समान होना चाहिए, ठीक। चलो अब हमें लाइट को कहां पे इंसिडेंस कराना है छोटू, थोड़ा सा मिरर को और बड़ा बनाते हैं, क्योंकि हमें किसको टारगेट करना है छोटू, वक्रता केंद्र को। वक्रता केंद्र को टारगेट करना है तो हम लाइट को कहां, इधर से तो डाल नहीं सकते, जब भी डालेंगे दर्पण के सामने से डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंस करा दिए ऐसे, ठीक है। और ये लाइट जा करके मिलना चाह रहा है वक्रता केंद्र से, लेकिन बीच में दर्पण होने की वजह से ये जो लाइट यहाँ पे आ रहा था, ये लाइट यहीं पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब यूं आएगा और यूं यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा। यहाँ पे बात करें तो यूं आएगा, चलो डिफरेंट कलर से, पहले इसका एक अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप कॉपी में सेम इसी तरह से उतार लेना, इसको ऊपर नीचे करके उतारना ज्यादा अच्छे लगे, ठीक है। चलो इसको कर लो, फिर एक बार और समझा देता हूँ।
यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग एक बार अच्छे से नोट कर लो सारी चीजों को, उसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उससे पहले इसको समझ लो। देखो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण सब जगह लिया है हमने चारों केस में, चलो ये तो सही है। अब कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे यूं आएगा और यहां से क्या हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा। उसके बाद अगर ऐसे आएगा, ऐसे क्रॉस आएगा मतलब फोकस को टारगेट करते हुए, तो ये पैरेलल होकर के चला जाएगा। उसी प्रकार अगर यूं आएगा तो यहाँ से यूं रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यूं आएगा तो यहाँ से यूं रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब देखो वहां पे हम लोगों ने अवतल दर्पण में देखा था कि अवतल दर्पण में बहुत सारे प्रतिबिंब बन रहे थे और बहुत सारे प्रतिबिंब का पोजीशन भी था, जैसे अनंत पे, अनंत और केंद्र के बीच में, केंद्र पर, केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस पे, फोकस और ध्रुव के बीच में, ऐसे कंडीशन थे 5-6 जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डील कर रखा था। अब हम इसमें दो ही कंडीशन देखेंगे। पहला कंडीशन हमारा ये होगा कि लाइट जो होगा वह कहां से आएगा, अनंत से आएगा, और दूसरा कंडीशन ये होगा कि लाइट जो होगा ध्रुव, ये ध्रुव है और ये अनंत है, तो इनके बीच वस्तु को रखा जाएगा तो यहां से आएगा। दो ही कंडीशन है, और उत्तल दर्पण में आप वस्तु को दो ही जगह रख सकते हो। एक जगह आप अनंत से और दूसरी जगह जो है यहाँ पे, कहां पे रख सकते हो आप, दूसरी जगह रख सकते हो आप ध्रुव और केंद्र के बीच में। अब ऐसा क्यों होता है, दो ही जगह आप क्यों रखोगे, क्योंकि इधर कोई पॉइंट्स है नहीं है ना। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का फिगर ऐसे बनता है ना, ये हो गया, ये हमारा सी, ये हमारा एफ और ये हमारा पी होता है। तो इसके हम इधर ना लाइट से, मतलब दर्पण के सामने से लाइट, परावर्तक सतह ये है, यहाँ पे परावर्तक सतह क्या है, ये है। तो जहां पे परावर्तक सतह आएगा, अब ये बताओ सिंपल सा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे एक नोटबुक है, तो नोटबुक में हम क्या करते हैं, मान ले ये वाला जो पोर्शन है हम अपने फेस देखना है, तो यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे, ना कि ऐसे, ऐसे तो नहीं रख सकते ना, ये तो दर्पण का पिछला हिस्सा हो गया था, हम इधर रखेंगे। तो वही बात है, यहाँ पे भी हम जब रखेंगे वस्तु को तो दर्पण के परावर्तक सतह के सामने रखेंगे। तो सामने रखने का पॉइंट है, एक अनंत पे बोला था मैं, अनंत और केंद्र के बीच में, केंद्र पर, केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस पर, फोकस और यहाँ पे पुल के बीच में। लेकिन यहाँ पे अगर पॉइंट्स की बात करें तो एक तो आप अनंत पे रख दोगे और दूसरा कह देगा कि अनंत और पुल के बीच में रख दो। अब कहोगे कि सर यहाँ भी तो आप पी पे रख सकते हो, लेकिन पी पे कहाँ रखोगे, अब दर्पण के पीछे जाके सामने खड़ा हो गए तो तुम्हारा फेस दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। दर्पण की ये पिछला हिस्सा हो गया, इसलिए हम यहाँ पे दो ही कंडीशन लेंगे, एक अनंत पर और एक जो होगा अनंत और ध्रुव के बीच में। और इसमें भी आपको कम से कम किसी भी दो लाइन सेगमेंट को, मतलब दो किरण को ले जाना होगा, पास आउट कराना होगा, जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन काफी अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालना यहाँ पे कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति तथा उनका आकार कैसे होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, चलो हेडिंग मैंने भी डाल दिया। अब यहाँ पे पहला चीज लिखोगे, पहला चीज क्या लिखोगे कि जब वस्तु कहां पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, वस्तु को कहां रखना है हमें, अनंत पे, किसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने। सबसे पहले उत्तल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। उत्तल दर्पण का फिगर की अगर बात करें तो ये हो गया उत्तल दर्पण। जब तक इसको आप कलर्ड नहीं करोगे तब तक यह उत्तल दर्पण नहीं हो पाएगा। और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हो गया पोल, यहाँ पे हो गया फोकस और यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे हो गया वक्रता केंद्र। हमें लाइट को कहां से लाना है, अनंत से लाना है। तो अनंत को हम लोगों ने क्या माना था उसमें कि सूर्य के समानांतर, मतलब पैरेलल लेके आते हैं। तो पैरेलल लाइट को जब लेके आएंगे तो यह क्या करेगा, जब ये लाइट पैरेलल है और जब ये आएगा, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये जब सीधा लाइट आएगा तो ये क्या करेगा, यहां से इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना, और इमेजिनरी करके यहाँ पे मिलेगा। एक लाइन तो मैंने कर दिया, एक किरण को ला दिया। दूसरा हम कहते हैं कि नीचे से ला देते हैं सेम किरण को, तो ये भी क्या होगा, इधर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन यहां से इमेजिन करेंगे तो कहां मिल रहा है, जबरदस्ती थोड़ा सा करें तो कहां पे बन गया, फोकस पे बन गया। अब देखो यहां से इसकी प्रकृति लिख लोगे, प्रतिबिंब की पहला चीज की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की अगर स्थिति की बात की जाए छोटू, तो यहाँ पे देखो प्रतिबिंब बन कहां पे रहा है, तो देखो एक्चुअल में तो नहीं बन रहा है, जबरदस्ती करके हम मिला रहे हैं, और जबरदस्ती भी कर रहे हैं तो कहां पे बन रहा है, देखो तो फोकस पे बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो जाएगी, फोकस पर, फोकस पर। सेकेंड क्या है, इसका आकार कैसा है, तो फोकस पे जब भी प्रतिबिंब बनता है तो हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे देखो जब ऐसे मिलेगा तो बहुत छोटा बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा होगा।
या पॉइंट साइज का हो जाएगा। और इसकी अगर स्थिति हो गया, प्रकृति की बात किया जाए, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, तो प्रकृति देखो रियल में अगर मिलता, अगर यही लाइन जा करके डायरेक्टली मिलता तो वास्तविक प्रतिबिंब होता, अपने से तो नहीं मिला, जबरदस्ती मिला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आभासी। आभासी, और एक चीज मैंने बताया था आपको कि आभासी जब होता है तो क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बिनता नहीं बनता है, ठीक है। आभासी तथा सीधा, यही आपका प्रतिबिंब हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका किरण आरेख खींच करके दर्शाएं तथा प्रतिबिंब की प्रकृति की वर्णन करे। तो यहाँ पे ये फोटो बना देना, उसके बाद ये स्थिति लिख देना, डन, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को फोकस करें पोल तथा अनंत के बीच में हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमें देखना है। सेकेंड वन कह रहे हैं जब वस्तु अनंत तथा किसके बीच में हो, अनंत और पोल के बीच में हो, तथा ध्रुव के बीच हो, बीच या मध्य भी इसी को कहा जाता है। ये बात तो आपको छोटा छोटा पता ही होगा। अब यहाँ पे भी आप दर्पण को बना लो। पहले सबसे पहले दर्पण बनाएंगे, वो भी कौन सा, हमें दर्पण बनाना है आपको उत्तल दर्पण। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, जिसको हम लोगों ने पहले कलर कर लेना है, कलर बोले तो पॉलिश। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, सीधा होना चाहिए। ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ पे दो रे आप ले जाओगे। पहला रे में आप क्या करोगे कि सबसे पहले लाइट को पैरेलल आपतित करोगे। पैरेलल बोले तो यहां से पहले हम लोगों ने क्या किया, पैरेलल लाइट को आपतित किया, प्रकाश किरण को कहां डाला हम लोगों ने, मुख्य अक्ष के समानांतर डाला। मुख्य अक्ष के समानांतर जब डालते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे रिटर्न यूं हो जाता है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन इमेजिनरी में कहाँ मिलेगा, फोकस। डालेंगे ऐसे ऐसे ऊपर से लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पोल पे जब लाइट को हम लोगों ने डाला तो पोल पे लाइट आता है तो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, यूं रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यूं रिफ्लेक्ट होगा तो ये पीछे जाके मिलेगा, पीछे जाके मिल रहा है ना। और यहाँ पे देखो तो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, और वस्तु को कहाँ रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो वस्तु को हम लोगों ने कहाँ रखा, P और F के बीच में, अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा, P और F के बीच में बना। मैक्स रियलिटी में तो है बीच में, लेकिन थोड़ा सा उधर हो गया। आप स्केल की मदद से बनाओगे तो ये एकदम बीच में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा अगर प्रतिबिंब की प्रकृति वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, कहां बन रहा है, तो P तथा F के बीच में। P मतलब पोल तथा F मतलब फोकस के बीच बन रहा है क्या, आपका प्रतिबिंब बन रहा है। अगर यहाँ पे आकार का बात किया जाए कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो यहाँ पे वस्तु इतना बड़ा है और यहाँ पे प्रतिबिंब इसका इतना छोटा बन रहा है, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्रकृति की बात की जाए, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, तो रियल में तो नहीं बन रहा है ना, रियल में बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको हम लोगों ने जबरदस्ती डॉटेड लाइन खींच करके मिलाया है। दैट्स व्हाई प्रकृति जो होगा ये हो जाएगा आभासी, या इसी को काल्पनिक कहा जाता है, ठीक है। और जब आभासी होता है तो क्या होता है, आभासी होता है तो सीधा होता है, तो आभासी तथा सीधा। और यहाँ पे देख भी लो, यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है ये ऊपर का ऊपर ही इसका फेस रह रहा है, ठीक है, मतलब मुंडी इसका ऊपर ही रह रहा है, इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में दो ही प्रकार के वस्तु को रखा जा सकता है और इसका प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन को हम लोगों ने देख लिया। कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो है क्या बनता है, छोटा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, यहाँ पे छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता था, कहीं बड़ा बनता था, कहीं छोटा बनता था, ठीक है, पॉइंट साइज का भी बनता था। तो ये चीज आप कंक्लूजन याद रखोगे। कंक्लूजन में क्या याद रखोगे कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी होता है तथा सीधा होता है, और आभासी होगा तो सीधा होगा, डायरेक्टली बात है, और वस्तु से छोटा भी बनता है, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब एक ही बार वस्तु का सीधा आभासी बन रहा था और सीधा बन रहा था, कब, जब वस्तु को हम लोगों ने कहाँ रखा था, फोकस, यहाँ पे तो नहीं बताया मैंने, फिगर नहीं, यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा था, तो ठीक है, ये चीज आपको। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं यूजेस ऑफ, यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया ना, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हेडिंग डालना यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिटा दो इसको।
पहले हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो सेशन में, पिछले 2-3 वीडियो सेशन में, कि गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स कौन कौन होते हैं, स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और आज देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर का यूजेस कहाँ पे होता है। ठीक है, चलो हेडिंग डालना आप, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसमें सबसे पहला जो आता है, पहला लिखना अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का यूज, अवतल दर्पण। और ये टॉपिक जो है ना छोटू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर कभी पूछ देता है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोगों का वर्णन करे, या ये भी कह देता है, जैसे मैं आगे बताऊंगा समझाऊंगा तो आपको। ठीक है, चलो अवतल दर्पण का आप अगर उपयोग की बात किया जाए तो इसका सबसे पहला प्रमुख उपयोग होता है हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, या इसी को कहा जाता है दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी जो होता है ना शेविंग, दाढ़ी बनाने में, या इसी को दाढ़ी बनाने वाला दर्पण भी कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखोगे, ऑप्शनल क्वेश्चंस में कई बार पूछ दिया है कि निम्न में से कौन सा दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, या दाढ़ी बनाने वाला दर्पण है, तो वहां पे आप क्या टिक करोगे, अवतल दर्पण। दिमाग में क्वेश्चन होता है सर जी क्यों, वाई, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है कि हमारे दाढ़ी के जो बाल होते हैं या फेस हमारा जो होता है वो क्या है, वो है क्या, छोटा छोटा है, लेकिन हमें क्या देखना है, उसको बड़ा देखना है ताकि हम आसानी से देख पाए। ठीक, तो बड़ा देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा दर्पण चाहिए जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता हो, है ना। जब वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो आसानी से हम लोग देख लेंगे। और पहला एक और बात कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा भी होना चाहिए, सीधा नहीं होगा तो वहां पे दिक्कत होगा आपको, क्योंकि आप पकड़ोगे इधर तो लगेगा कि मिरर में कि हम लोग इधर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। प्लेन मिरर में ऐसा होता है कि आप प्लेन मिरर में ऐसे दाढ़ी अगर इस गाल को छूओगे तो इधर मिलता है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जो होता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनने के अवतल दर्पण के रूप में हजामती दर्पण को, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण को उपयोग में लाया जाता है। ये कैसे होता है, तो मैंने 2 कंडीशन बताया कि पहला कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन बताया कि वस्तु जो है सीधा बनना चाहिए। तो अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब आभासी बनता है, और आभासी कब बनता है, जब वस्तु फोकस तथा किसके बीच होता है, पोल के बीच में होता है। मैंने कल का वीडियो सेशन में बताया था। तो इसमें रीजन पूछा जाता है कि बताइए, उसका डायग्राम आपको पिछले वीडियो सेशन में मिला होगा, जो बच्चे रेगुलर क्लासेस करते हैं उन्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वह क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा तथा आभासी बनेगा। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका रीजन पूछा जाएगा। कोई पूछे कि काहे किया जाता है, तो यहाँ पे लिख दोगे क्योंकि अवतल दर्पण में जब वस्तु को P तथा F के बीच रखा जाता है, P तथा F के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब इसका कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा सीधा तथा आभासी बनता है, हो गया। अब यहाँ पे लिख दोगे जिसकी वजह से हमें छोटे छोटे चीजों को देखने में काफी सहूलियत मिलती है। डन, हो गया ये चीज। चलो अब दूसरे अगर प्रयोग की बात करें, दूसरा इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कार का जो हेडलाइट होता है ना, मतलब सामने का जो लाइट होता है जो रात में जलाते हैं, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे वाहनों के हेडलाइट जिसको कहा जाता है अग्रदीप, वाहनों के हेडलाइट में। तो कभी कभी कहता है कि अग्रदीप में किसका प्रयोग किया जाता है, या वाहनों के हेडलाइट में, तो वाहनों का अग्रदीप इसको हिंदी में कह देंगे। तो वहां भी आप किसका उपयोग करोगे, अवतल दर्पण का उपयोग करोगे। ठीक है, अगले प्रयोग की अगर बात करें तो इसका उपयोग जो होता है हमारा लैंप में होता है। टेबल लैंप जो होता है, टेबल लैंप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो भी टॉर्च आते हैं, टॉर्च में इसका उपयोग किया जाता है। मैं यहाँ पे लिखते जाऊँ। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सोलर कुकर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोलर कुकर
सोलर कुकर में भी इसका बड़े बड़े प्लेट को लगाया जाता है, बड़े बड़े अवतल दर्पण को लगाया जाता है, जिससे प्रकाश की काफी मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो और वहां पे तापमान जो है काफी अधिक मात्रा में मिले। तो सोलर कुकर, इसी को सोलर फर्नेस भी कहा जाता है, सोलर फर्नेस, जिसको सौर भट्ठी को भी कहा जाता है, सौर भट्ठी। सौर भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग सर्च लाइट में भी किया जाता है, तो ये भी लिख सकते हो सर्च लाइट में, सर्च लाइट में। और एक चीज और देखे होगे, जब आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते हो तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक ऐसा प्लास्टिक का उपकरण आपको मिलता है, जिससे आप क्या करते हो, यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट सूर्य के प्रकाश को लाते हो और नीचे कोई पेपर का शीट रख देते हैं, जहां पे जलाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं जल पाता है। इसका सिंपल और क्लियर कट रीजन है कि वो जो ग्लास होता है ये फाइबर का होता है। अगर ये ग्लास जो है कांच का होगा, मतलब ये जो उपकरण है अगर कांच का होगा तो पेपर आसानी से गल जाएगा, ठीक। तो चूंकि हमें कम पैसे में कंपनी वाले को अच्छे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट देना है, इस वजह से इसको फाइबर यूज कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो भी होता है, कागज को जलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कागज जलाने में ETC बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, इतना उपयोग मैंने बता दिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, और इसमें का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ये वाला है, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, या ये भी पूछ सकता है कि वाहनों के हेडलाइट में क्यों किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका रीजन सेम यही है, आप लोग कर लोगे। मिटाता हूं मैं इस चीज को। अब देखते हैं हम लोग यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये अवतल दर्पण था, कॉन्केव मिरर। अब लिखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग। हेडिंग डालना है बी वाला आपको, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, मतलब हम अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो आप लोग कार या वाहनों का जो साइड मिरर होता है, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका सिंपल सा रीजन है कि वास्तव में मतलब जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, वो प्रतिबिंब कैसा बनता है जरा सोच के देखो। अभी मैंने पढ़ाया भी आज ही के वीडियो सेशन में कि प्रतिबिंब छोटा बनता है। अब छोटा बनता है तो इससे क्या फायदा होगा, हम लोग बाइक चलाते हुए जाते हैं और बाइक चलाते हुए जाते हैं, पीछे देखना होता है तो बड़ा सा ट्रक है और उस ट्रक का इमेज जो है हमारे छोटे से, इतना छोटा, हमारे हथेली के बराबर लुकिंग ग्लास में साइड मिरर में आसानी से बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे हम लोग किसका उपयोग करें, उत्तल दर्पण का उपयोग करें, ठीक। तो यहाँ पे पहला उपयोग जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर, इसको इंग्लिश में भी कभी पूछ देता है, इसी को पश्च दृश्य के रूप में, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज अब बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो इसका सिंपल रीजन है क्योंकि, लिखोगे यहां पे, क्योंकि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, बनने वाला प्रतिबिंब होता है छोटा, आभासी तथा सीधा होता है, जिससे बड़ी से बड़ी गाड़ियों का प्रतिबिंब हम अपने छोटे से उत्तल दर्पण में प्राप्त कर लेते हैं। इसी वजह से उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है, ठीक। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अब देखो एग्जांपल, कभी कभी हम लोग गलती कर बैठते हैं एज ए ड्राइवर, ये हमारा जो ये लुकिंग ग्लास है, ये जो वाहन का लुकिंग ग्लास है, इसमें बहुत छोटा हमें कोई वस्तु दिख रहा है, मान लो कोई कार चलाने वाला है, ठीक है, कार चलाते हुए आ रहा है और इसको बहुत छोटा दिख रहा है। तो छोटा दिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये गाड़ी हमसे काफी पीछे, ये तो प्रतिबिंब छोटा इसलिए बन रहा है क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब कहीं भूल से आप ये मान लिए कि ये प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, दैट्स व्हाई गाड़ी काफी पीछे होगा, तो चलो हम यहाँ पे टर्न कर लेते हैं। तो जैसे ही आप टर्न करोगे एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से ये जो कांच होता है ना, मतलब ये जो लुकिंग साइड मिरर होता है, कभी कभी आप इसको बड़े ध्यान से देखना, मैं एक फोटो लगाता हूँ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं, उस वाहन के साइड मिरर पे लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट आपको मिरर में दिखाए जा रहे हैं, आपको ये मान के चलना है, अपीयर करना है कि वो आपके काफी क्लोज है, काफी नजदीक है, ठीक। तो ये गलती आप भूल कर नहीं करना। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो बहुत चीजें आपको समझ, आपके पास बाइक होगा, कार के साइड मिरर के रूप में जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। और एक कार में ऐसा भी होता है, कार में देखना, मान लो एक कार है और इसके बीच में जो ड्राइवर के ऊपर, सर के ऊपर जो मिरर लगा होता है वो प्लेन मिरर होता है। उससे क्या होता है, प्लेन मिरर से डिस्टेंस का पता चल जाता है, पीछे का जो ट्रक आ रहा है वो ट्रक का साइज पता चल जाता है कि वो साइज कितने बड़ी गाड़ियां हैं और वह कितनी दूरी पे है। तो प्लेन मिरर में ये चीजें होती हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब वाहनों का बहुत सारा उपयोग है, वाहनों का उपयोग स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है। स्ट्रीट लाइट मतलब गलियों में जो लैंप लगाए जाते हैं उसमें भी किया जाता है। तो अगला उपयोग लिखोगे स्ट्रीट लाइट के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ये चीज आप लोग कर लोगे आसानी से, मैंने बता दिया, आप कॉपी में सेम इसी प्रकार नोट कर लेना। यहां तक में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आया है तो आप इसी वीडियो सेशन में आप कमेंट करो, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डील कर लेंगे, कंफर्म है ये बात। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपको फंसता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में, ठीक। तो आप लोग वहां से जाकर के सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है। अभी देखो पूरा पसीना पसीना हो गया है, ठीक है। तो मेहनत काफी लगता है वीडियो को बनाने में, इसलिए मुझे उम्मीद है आप लोग लाइक, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं क्लास प्रीमियर होने के पहले ही वो लोग लाइक कर देते हैं, तो उनका दिल से शुक्रिया जो इतना प्यार देते हैं हमें, ठीक। तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।